Hello friends, welcome back to our YouTube channel Alpha Vidya Sakul. In previous lecture we discussed about the unit number 5 the major domains on the earth. Last time हमने क्या डिस्कस किया था? तो लास्ट टाइम हमने जो थ्री स्पीयर थे, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने हाइड्रोस्फीयर है उसके बारे में डिस्कशन किया था। हाइड्रोस्फीयर में जो ओशंस है, जो मेजर वाटर बॉडीज है, वो किसके अराउंड में आती है? जो ओशंस होते हैं उसके पार्ट में आते हैं। तो ओशन से वो हमें पता है मेनली 5 टाइप के ओशंस होते हैं। स्पेसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन, आर्कटिक ओशन एंड एटलांटिक ओशन, ये 5 टाइप के ओशन है। लेकिन अगर आप देखें तो कहीं पे भी आपको 7 टाइप भी ओशंस दिखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए है कि जो स्पेसिफिक ओशन है और जो एटलांटिक ओशन है उसे 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है। कैसे? जो स्पेसिफिक ओशन है उसे नॉर्थ एंड साउथ पैसिफिक ओशन इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और जो एटलांटिक ओशन है उसे भी ऐसे नॉर्थ एंड साउथ एटलांटिक ओशन में डिवाइडेड कर दिया है। इसीलिए अब 7 टाइप हो गए ना। तो ये जो दोनों ओशन है वो ऐसे बिग और लार्जेस्ट ओशन है, इसीलिए उसे 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया था। लेकिन मेनली 5 टाइप के ओशंस होते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर स्टडी किया था उसमें क्या था कि जो ओशंस होते हैं उसका शेप क्या है, उसके अराउंड कौन से कॉन्टिनेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और जो सबसे लार्जेस्ट ओशन है वो है स्पेसिफिक ओशन है। अब आज हमें जो डिस्कस करना है वो हमें नेक्स्ट स्फीयर के बारे में डिस्कस करना है, वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में हमें डिस्कस करना है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी कि क्या? पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, बाद में उसे समझते हैं कि एटमॉस्फेयर में होता क्या है। द लार्ज लेयर ऑफ गैस around the earth is called atmosphere। देखो यहाँ पे एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या दी गई है? द लार्ज लेयर ऑफ द गैस अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कि जो हमारी प्लेनेट है अर्थ, उसके अराउंड में ऐसे लार्ज लेयर है गैसेस के। तो ये क्या है? ये 1 टाइप ऑफ एयर है। तो इस एयर जो सारी मिलकर जो किसके अराउंड होती है? अर्थ के अराउंड होती है, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में क्या मेनली होती है? एयर होती है। एयर के लेयर होते हैं, किसके अराउंड होते हैं? जो अर्थ होती है उसके अराउंड। उसे हम क्या कहते हैं कंबाइन में? उसे हम कंबाइन में एटमॉस्फेयर ऐसा कहते हैं। देखो एयर होती है वो किससे बनती है? किससे मेडअप होती है? गैसेस से मेडअप होती है ना। तो यहाँ पे अगर आप एयर लिखे या फिर गैसेस लिखे, कोई भी वर्ड यूज करे, एयर में क्या होता है? गैसेस होती है। गैसेस जहाँ पे होती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एयर ही कहेंगे ना। तो दोनों में से कोई भी वर्ड अगर आप यहाँ पे लिखोगे डेफिनेशन में तो वो गलत नहीं होगा। एयर भी चलेगा या फिर गैसेस भी चलेगी। ये जो एयर के लेयर होते हैं अर्थ के अराउंड, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स प्रोवाइड्स एयर we breathe and protect from harmful sun rays। तो ये उसका वर्क हो गया। किसका? जो एटमॉस्फेयर है उसका। क्या है उसका मेन वर्क? ये जो उसका मेन वर्क है, जो एयर हमें, जो हम ब्रीथ में इनहेल करते हैं और एक्सहेल भी करते हैं, जो भी एयर है उसे,
तो वो एयर हमें कहाँ पे मिलती है, तो ये एयर है वो हमें एटमॉस्फेयर में से मिलती है। और दूसरा उसका मेन वर्क क्या है, दूसरा मेन वर्क ये है कि जो सन में से जो सन रेज आती है वो कभी कभी हार्मफुल भी होती है, ऐसा नहीं है कि वो हमें यूजफुल भी होती है। कभी ऐसी सन रेज भी आएगी जो हमें हार्मफुल होगी। तो इस हार्मफुल सन रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ये अर्थ ग्लोब है हमारा। अब अर्थ ग्लोब के अराउंड में क्या है, अर्थ ग्लोब है हमारा, उसके अराउंड में ऐसे गैसेस के लेयर है या फिर एयर के लेयर है, ये लेयर हो गए, यानी कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। अब सन रेज, यहाँ पे सन है और सन में से क्या आएगी, सन रेज आएगी। तो ये सनरेज जब आएगी तब उससे पहले कहाँ से पासिस होना पड़ेगा, तो उसे पहले यहाँ से एटमॉस्फेयर में से पासिस होना पड़ेगा। तो कभी सनरेज ऐसी होगी कि ये एटमॉस्फेयर में से पास होगी, तो जैसे हार्मफुल जो सनरेज होगी ना वो एटमॉस्फेयर है उसे एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ तक वो जो अर्थ का क्रस्ट लेवल है वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो ये मेन उसका वर्क हो गया, किसका, जो एटमॉस्फेयर है उसका है मेन वर्क। तो फर्स्ट ये है कि जो एयर होती है जिसे हम ब्रीथ करते हैं, जो एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है। और सेकेंड वर्क ये होता है कि जो हार्मफुल सनरेज होती है जो डायरेक्ट सन में से आती है जो हमारे अर्थ पर आएगी, तो ये जो हार्मफुल सनरेज होगी वो एटमॉस्फेयर उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये सेकेंड उसका मेन वर्क हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर में और क्या क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर में कई सारे ऐसे कंपोजिशन भी होते हैं, गैस के कंपोजिशन होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गॉन्स होता है। तो ऐसे कई सारे गैसेस भी उसमें होते हैं। किस में होते हैं, जो एयर है, एटमॉस्फेयर है उसमें है। तो 97% जो एयर होती है वो ड्राई एंड क्लीन होती है। तो ये किसकी वजह से होती है, तो ये जो मेन उसके कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर के, फर्स्ट तो नाइट्रोजन एंड सेकेंड है ऑक्सीजन, ये दोनों कंपोजिशन की वजह से 97% एयर होती है वो ड्राई एंड क्लीन रहती है, ड्राई एंड क्लीन। अब हम बात करते हैं कि उसका प्रोपोर्शन कितना होता है। जो ये सारे गैसेस की मैंने बात की तो उसका प्रोपोर्शन कितना होता है। तो नाइट्रोजन है उसका प्रोपोर्शन कितना होगा, नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन है 87% है। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 21% है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 0.03% है। एंड जो अदर गैसेस हो गए जैसे कि आर्गोन जैसे गैसेस हो गए तो उसका भी प्रोपोर्शन है, कितना प्रोपोर्शन है, अदर गैसेस का प्रोपोर्शन है 0.004% में हो गए। तो ये जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होते हैं उसके कंपोजिशन यानी कि प्रोपोर्शन कितना होता है उसके बारे में बात हो गई। सबसे ज्यादा किसका होगा, जो नाइट्रोजन है उसका, बाद में ऑक्सीजन का आता है। अब ये नाइट्रोजन है उसका इम्पोर्टेंट क्या है, अगर एटमॉस्फेयर में प्रोपोर्शन इतना ज्यादा है तो उसका कुछ इम्पोर्टेंट भी तो होगा ना। तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है, तो उसका मेन इंपॉर्टेंस ये है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना उसके ग्रोथ के लिए मेन कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन नहीं होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें उससे भी नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज नहीं करते हैं बल्कि नाइट्रोजन का अदर फॉर्म में यूज करते हैं। कैसे कि जो नाइट्रोजन का अदर फॉर्म को कन्वर्ट करने में जो बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल जो राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, मेनली जो सॉइल है उसके अंडर में फाउंड होते हैं। अब ये सॉइल के अंडर में हो गए तो जो प्लांट्स हो गए तो प्लांट्स के रूट्स में ये हो गए राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन है वो कहाँ पे आएंगे, जो प्लांट से उसमें आएगा। अब कोई भी प्लांट से जैसे कि क्रॉप्स हो गए तो उसमें भी तो हो गए। अब ये क्रॉप्स है उसे हम एज ए फूड यूज करते हैं, तो एज ए फूड हम यूज करेंगे तब क्या होगा कि वो नाइट्रोजन है वो बैक्टीरिया के थ्रू
प्लांट्स में आया, प्लांट्स के थ्रू कहाँ पे आया, हमारी बॉडी में आया। तो हमारी बॉडी में भी नाइट्रोजन का इम्पोर्टेंस वर्क होता है, जो हमारे बोन्स ग्रो करते हैं, जो हमारा ग्रोथ होता है। हमेशा तो नहीं है कि जब छोटे थे तो छोटे ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। हम तो हमारा भी ग्रोथ होता है ना। तो ये ग्रोथ होने का मेन रीजन क्या है कि जो नाइट्रोजन है उसका मेन फंक्शन है ये ग्रोथ होना। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो वो हमें सोइल में से या फिर एटमॉस्फेयर में से हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं ना। डायरेक्ट तो सिर्फ और सिर्फ किसे यूज करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तब हम डायरेक्ट ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। लेकिन नाइट्रोजन की भी तो हमें जरूरत पड़ती है, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो नाइट्रोजन है वो हमें प्लांट्स में से मिलेगा। ये प्लांट्स नाइट्रोजन को कैसे यूज करेंगे, प्लांट से वो नाइट्रोजन को बैक्टीरिया के थ्रू यूज करेंगे। ये बैक्टीरिया है वो डायरेक्ट एयर में से नाइट्रोजन को ऐसे यूज में ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसे डायरेक्ट एयर में से, एटमॉस्फेयर में से यूज नहीं करते हैं, बल्कि इनडायरेक्टली उसे यूज करते हैं। तो ये नाइट्रोजन का इम्पोर्टेंट हो गया। अब ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंट तो आपको पता ही है कि अगर हम ब्रीथ करते हैं तो हम ब्रीथ में कौन सा गैसेस लेते हैं, तो हम ब्रीथ में ये जो ऑक्सीजन है उसे लेते हैं। और एक्सेल किसे करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एक्सेल करते हैं, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रोपोर्शन तो 0.03% है, तो हम तो एक्सेल करते हैं तो उसका प्रोपोर्शन बर्ड कैसे नहीं जाता है, तो नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो ट्रीज होती है, प्लांट्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इन दोनों का बैलेंस बना रहता है एटमॉस्फेयर में। और एक इम्पोर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो इम्पोर्टेंट गैस है एटमॉस्फेयर में। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा गैसेस है जो सनरेज में से क्या होता है, कभी ऐसे कई सारे रेज होते हैं जो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब नाइट टाइम होता है तब उसे फिर से रिलीज करते हैं। तो रिलीज करने की वजह से क्या होता है कि नाइट टाइम में भी हमारी जो अर्थ है वो वार्म रहती है, हॉट रहती है बहुत ज्यादा। तो ये उसका इम्पोर्टेंट हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर CO2 है उसका प्रपोर्शन इंक्रीज हो गया एटमॉस्फेयर में, तो इंक्रीज हो गया, उसके साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा ना। क्योंकि CO2 का मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन है जो सनरेज है उसे एब्जॉर्ब करना। अगर CO2 ज्यादा हो गया एटमॉस्फेयर में तो वो ज्यादा सनरेज एब्जॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। और इस जो ये जो फिनोमिना होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कब होता है, जब एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल है वो जब बढ़ जाता है तब ये होता है। तो ये जो गैसेस है उसके बारे में बात हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसे हमने 5 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है। वो भी किसके बेसिस पर, वो भी कंपोजिशन के बेसिस पर, उसके टेम्परेचर के बेसिस पर, एंड जो प्रॉपर्टीज होती है लेयर की उसके बेसिस पर हमने उसे 5 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है। कौन कौन से पार्ट है, तो जो नेक्स्ट जो आगे का हमने चैप्टर डिस्कस किया था एयर, उसमें ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है कि जो 5 स्पीयर है एटमॉस्फेयर के, जो फर्स्ट स्पीयर है वो क्या है, स्ट्रेटोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर आएगा फर्स्ट, बाद में स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये 5 स्पीयर है 1 बाय 1 जो अर्थ के सरफेस पे होगा। अर्थ के सरफेस से लेकर अगर हम 500 मीटर तक बात करें, एटमॉस्फेयर से लेके मैं बात कर रही हूँ, सी लेवल से लेकर अगर हम 500 किलोमीटर तक बात करें तो वहां तक जो हमारा फर्स्ट स्पीयर है, जो ट्रेटोस्फियर है, वो वहां तक होगा। उसके बाद आएगा
स्ट्रेटोस्फीयर, बाद में आएगा थर्मोस्फीयर, बाद में आएगा मीजोस्फीयर एंड सबसे ऊपर का जो स्फीयर है वो है एक्सोस्फीयर। ये सारे स्फीयर का मेन फीचर्स क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें है, वो हमने ऑलरेडी आगे के जो चैप्टर हमने डिस्कस किया उसमें पढ़ लिया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये खाली इंट्रोडक्शन हमें देखना है कि एटमॉस्फेयर में होता क्या है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो कम होती जाएगी। जो सी लेवल है वहां पे क्या होगा कि सी लेवल पे जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी हाई होगी। अगर हम सी लेवल से अपर में जाएंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा कि उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो डिक्रीज होते जाएगी। क्या होती जाएगी? डिक्रीज होते जाएगी। यानी कि वहां पे ऑक्सीजन की जो प्रपोजन है वो कम होता जाएगा। तो आपने कभी कभी सुना होगा या फिर कहीं पे रीड भी किया होगा कि जो क्लाइंबर होते हैं, जो माउंटेन को क्लाइंब करते हैं, तो वो क्या होते हैं कि जो माउंटेन का पीक तो सी लेवल से कहीं ज्यादा होता है ना, तो वहां तक अगर हम पहुंचेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन की प्रपोजन है वो कम हो जाएगा, हमें वहां पे ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। तो क्या होगा कि ये जो क्लाइंबर्स होते हैं ना वो अपने साथ साथ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं वो अपने साथ रखते हैं। क्या कि क्योंकि अगर वो लोग ऊपर जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसीलिए वो ऐसे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स है वो अपने साथ रखते हैं। और अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करूं एटमॉस्फेयर की, तो नेक्स्ट उसका मेन फीचर्स क्या है कि एटमॉस्फेयर है वो ऐसे फोर्स एग्जर्ट करती है जिसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर प्रेशर। ये एयर प्रेशर क्या है वो भी हमने एयर जो चैप्टर था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एयर प्रेशर है वो क्या है। एयर प्रेशर हमें, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें हमारे फोर अराउंड में हमें प्रेशर लगेगा, लेकिन वो हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा। क्यों एक्सपीरियंस नहीं होगा? क्योंकि हमारी बॉडी का भी कुछ प्रेशर होगा जो प्रेशर एयर प्रेशर से इक्वल हो जाएगा। इसकी वजह से हमें एयर प्रेशर का एक्सपीरियंस हो। जो है सेम उसी तरह है, जो सी लेवल है वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर हम सी लेवल से अपर में जाएंगे तो वहां पे जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जो एयर प्रेशर होता है ना वो भी डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट होता है। यानी कि कहीं पे प्रेशर ज्यादा हो गया, कहीं पे प्रेशर है वो कम हो गया। तो क्या होगा कि ये जो हाई प्रेशर से कहीं पे हाई प्रेशर होगा, कहीं पे क्या होगा? कहीं पे लो प्रेशर होगा। ऐसे कई सारे प्लेसेस भी हो गए जहाँ पे हाई प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। तो ये प्रेशर कब क्रिएट होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। और इससे क्या होता है कि जो विंड होते हैं उसका मूवमेंट होता है, यानी कि जो विंड है वो हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर तक ऐसे जाएगी। किसका? ये जो एयर होती है, एयर का मूवमेंट होता है। कहाँ से कहाँ मूवमेंट करती है एयर? जो एयर है वो हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर तक मूवमेंट करती है, तो उसे हम विंड कहते हैं। तो ये विंड की फिनोमिना होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? तो एयर प्रेशर होता है उसकी वजह से होती है। तो ये एयर प्रेशर है, सॉरी एटमॉस्फेयर है, उसके बारे में बात हो गई। तो अगर हम मेन जो एटमॉस्फेयर है, स्फीयर, ये कहाँ तक एग्जेंट हुआ है, तो वो ये जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ सरफेस से लेकर 1600 किलोमीटर तक एग्जेंट हुआ है। ये जो एटमॉस्फेयर है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये एटमॉस्फेयर के बारे में बात हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्फीयर है उसके बारे में बात करते हैं, बायोस्फीयर के बारे में। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। पहले हम उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। बायोस्फीयर यानी कि एक ऐसा स्फीयर है, ये एक नैरो जोन है। इट इज अ नैरो जोन
which contact of land, water and air. It is called बायोस्फीयर। यानी कि ये एक ऐसा स्फीयर है, एक ऐसा नैरो जोन है जहां पे ये तीनों कंपोनेंट है वो उसके कांटेक्ट में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लैंड है, यहाँ पे ये वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज यानी कि हाइड्रोस्फीयर है, और यहाँ पे क्या है, ये एटमॉस्फेयर है यानी कि एयर है। तो ये तीनों कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट जहां पे कांटेक्ट हो रहे हैं, यानी कि ये जो एरिया है वहां पे तीनों कंपोनेंट आ गए। तो ये जो एरिया है, ये जो स्फीयर है उसे हम बायोस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। कि जहां पे ये एक ऐसा नैरो जोन है, ये नैरो जोन है जहां पे ये लैंड, वाटर एंड एयर, ये तीनों कंपोनेंट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा जोन जिसे हम बायोस्फीयर कहेंगे। यानी कि बायोस्फीयर में क्या होगा, बायोस्फीयर में लाइफ होगी, वहां पे जो एनिमल्स होते हैं या फिर मैमल्स होते हैं या फिर हम ह्यूमंस की बात करें तो वहां पर लाइफ एग्जिस्ट होती है। जहां पे जिस स्फीयर में लाइफ एग्जिस्ट होती है उसे हम बायोस्फीयर कहेंगे। तो नेक्स्ट उसका फीचर क्या हो गया, लाइफ एग्जिस्ट इन दिस स्फीयर। There are several species are observed in this biosphere. मैनी स्पीसीज है उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि माइक्रोबियल यानी कि माइक्रोबियल्स या फिर बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया से लेकर हम बिग मैमल्स तक की जो स्पीसीज होती है वो सारी स्पीसीज है वो कहाँ पे ऑब्जर्व होगी, वो सारी स्पीसीज है वो ये जो बायोस्फीयर है वहां पे हमें ऑब्जर्व होगी। और ये जो स्पीसीज है उसे हम टू पार्ट में डिवाइडेड कर सकते हैं। कौन से टू पार्ट में, एक तो प्लांट किंगडम में एंड दूसरा है प्लांट किंगडम एंड दूसरा है एनिमल किंगडम। तो ये दोनों किंगडम है, ये दोनों किंगडम जहां पे एग्जिस्ट करते हैं उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। यानी कि बायोस्फीयर में माइक्रोबियल से लेकर बैक्टीरिया से लेकर हम बिग मैमल तक की जो सारी स्पीसीज है वो कहाँ पे हमें फाउंड होगी, वो जो बायोस्फीयर है वहां पे फाउंड होगी। अब हम नेक्स्ट बात करें कि ये जो तीनों स्फीयर है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों स्फीयर है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि जो लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं जहां पे जिस स्फीयर में उसे भी हम बायोस्फीयर कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल की जो लिथोस्फीयर है वहां पे क्या होगा कि वहां पे हम ट्रीज है उसे हम ग्रोन कर सकते हैं, यानी कि क्रॉप को हम ग्रोन कर सकते हैं। तो क्रॉप को हम एज ए फूड यूज करते हैं तो वो हमारे यूज में आ गया ना लिथोस्फीयर। अगर हम हाइड की बात करें तो हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है कि हाइड्रोस्फीयर में वाटर बॉडीज होती है, तो वाटर बॉडीज का भी हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, एज ए पीने के लिए भी हम वाटर का यूज करते हैं, तो वो भी हमारे यूज में आ गया। हम एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर की तो हमें पता है कि जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं, वो सारे गैसेस कहाँ पे रहते हैं, तो एटमॉस्फेयर। यानी कि ये तीनों स्फीयर है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट है और ये तीनों स्फीयर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ये तीनों स्फीयर जहाँ पे इंटरेक्ट हो गए, जहाँ पे कनेक्टेड हो गए जिस जोन में भी, उस जोन में हम क्या, उस जोन को हम क्या कहते हैं, उस जोन को हम बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। फॉर एग्जांपल जो हमने वाटर साइकिल है वो क्या होती है, वो उसके बारे में आगे के जो क्लास है उसमें आप पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में। तो वाटर साइकिल क्या होती है कि जो वाटर्स होते हैं सी में
वो इवोपरेट होके कहाँ पे जाएंगे, एटमॉस्फेयर में जाएंगे, इवोपरेट हो गए। और कहाँ पे, जब ये कूल डाउन हो जाएगी तब उसका क्लाउड में फॉर्मेशन होगा। ये क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, जब उसका प्रेसिपिटेशन होगा तब वही वाटर है वो फिर से कहाँ पे आएगी, तो वही वाटर है वो रेनफॉल के थ्रू ऐसे लैंड में आएंगे। तो ये तीनों जो स्पीयर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। जैसे कि यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हाइड्रोस्फीयर हो गया, यानी कि ये वाटर बॉडीज है, ये फिर इवोपरेट हो गए, यहाँ पे इवोपरेट हो गए, ऐसे क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या है, ये कौन सा जोन है, ये एटमॉस्फेयर का जोन हो गया। अब वही ये जो क्लाउड है उसका जो प्रेसिपिटेशन होगा, रेनफॉल होगा, तब क्या होगा, यहाँ पे लैंड पे आएगा। तो ये लैंड का जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो ये तीनों जो स्फीयर है वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे से इंटरेक्ट है। तो ये सारे फॉर्म है जहाँ पे कनेक्टेड हो गए। ये जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, ये जो एरिया है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये बायोस्फीयर के बारे में बात हो गई। तो यहाँ का जो आपका जो लेसन है आपकी बुक में वो यहाँ पे और हो जाता है। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने इस चैप्टर में जो मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ उसके बारे में बात की। तो ये बायोस्फीयर एक ऐसा डोमेन्स है कि जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। इसे हम डोमेन्स ऑफ लाइफ भी कहेंगे। ये जो बायोस्फीयर है उसे हम डोमेन्स ऑफ लाइफ ऐसा भी कहा जाता है। तो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर के बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। तो यहाँ पे आपका लेसन और हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आगे का लेसन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, आगे के लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।